ओके गाइस, मैं अनुज श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके आर्ट पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करते होंगे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घर से ही पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी को नोटिफिकेशन दिया है और उस नोटिफिकेशन में मैंने इस बात को बताने की कोशिश की थी कि मैं साइंस की क्लासेस को भी स्टार्ट करूँगा। बाकी उस नोटिफिकेशन के आधार पर जिस प्रकार से मुझे कमेंट प्राप्त हुए हैं व्हाट्सएप पे, उससे मुझे लगा कि आप सबकी साइंस की बहुत अधिक इच्छा है। तो चलिए आज आपकी मुराद हम पूरी करते हैं और साइंस की क्लासेज आज से स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस टॉपिक को मैं चला रहा हूं मॉडर्न हिस्ट्री, वो टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ख़ास करके मॉडर्न हिस्ट्री में अभी मैं इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ा रहा हूँ। जो किसी प्रकार के एग्ज़ाम को यदि आप देखते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में हिस्ट्री से संबंधित इस पार्ट के क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं। वैसे तो हिस्ट्री का वेटेज एग्ज़ाम में अब कम हो चुका है, लेकिन अभी भी मॉडर्न हिस्ट्री के इंडियन नेशनल मूवमेंट वाले पार्ट से क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए उस लेसन को भी छोड़ना उचित नहीं है। तो अभी मैं उस लेसन को कंप्लीट नहीं किया हूं और मुझे लगता है कि बिना कंप्लीट किए हुए मैं उससे आगे निकल जाऊं, ये भी सही नहीं है। और साइंस की आपकी मांग कई दिनों से चल रही थी कि साइंस को स्टार्ट किया जाए। आने वाले एग्ज़ाम को देखते हुए तो मुझे लगता है कि इस पर भी मुझे कार्य करना ही पड़ेगा। तो मैंने ये फैसला किया है कि साइंस की क्लासेस में 20-20 में देते रहूँगा और मॉडर्न हिस्ट्री के इंडियन नेशनल मूवमेंट वाले पार्ट को मैं कंटिन्यू पढ़ाते रहूँगा। जैसे ही इंडियन नेशनल मूवमेंट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फाइनली आपके लिए साइंस कंटिन्यू चलते रहेगा। तो आ जाइए हम साइंस के जिस पार्ट की बात करें, चूँकि साइंस भी 3 पार्ट में बटा हुआ है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो पार्ट है बायोलॉजी। और बायोलॉजी को देखिएगा तो साइंस के इन तीनों पार्टों में बायोलॉजी की उपयोगिता कंपटीशनों में आजकल काफ़ी बढ़ गई है। आप पीसीएस का एग्ज़ाम देख लीजिए या फिर हम ये कहें एसएससी का एग्ज़ाम देखिए, रेलवे का एग्ज़ाम देखिए, रेलवे में खास करके ग्रुप डी का एग्ज़ाम देखिएगा तो अधिकांश क्वेश्चन इसी पार्ट से आता है। यहाँ तक कि लोको पायलट के एग्ज़ाम में उसमें भी अच्छा खासा साइंस दे रहा है। फिर यदि आप देखते हैं तो स्टेट लेवल के पुलिस वगैरह एग्ज़ाम में इसमें भी साइंस के क्वेश्चनों को काफ़ी अधिक पूछा जाता है। तो आज हम इसके वेटेज को देखते हुए ये पूरी कोशिश करेंगे कि साइंस आपको बहुत अच्छे ढंग से मिले और जो मिले वो पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में भी आए। क्या क्या क्वेश्चन साइंस से बन सकते हैं, क्या हमें साइंस में पढ़ना है, इन सारे मुद्दों पर आज मैं डिस्कस करूंगा। तो आइए हम बिना देरी किए बायोलॉजी की शुरुआत करते हैं। तो हमने लिखा यहां पर बायोलॉजी। बायोलॉजी जिसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। अब यहां पे पहला प्रश्न बनकर ये आएगा कि बायोलॉजी शब्द आया कहां से, किस भाषा से लिया गया शब्द है। तो मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। अब कुछ बच्चे ये समझ रहे होंगे ग्रीक भाषा क्या है, तो ग्रीक को ही हम यूरोपियन भाषा भी कहते हैं, अर्थात इंडिया और यूरोप की एक स्वतंत्र भाषा परिवार से आता है ग्रीक भाषा, जो ग्रीक लोग काफ़ी अधिक बोलते हैं। आप यूनान का नाम सुने होंगे, तो यूनान देश में इंडिया और यूनान के लोगों के द्वारा एक मूल भाषा, स्वतंत्र भाषा के रूप में ईजाद किया गया है, बोली जाती है, उसी भाषा को हम ग्रीक भाषा कहते हैं। तो बायोलॉजी ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। अब आइए देखते हैं कि ये बायोलॉजी जो आपको दिख रहा है इसमें 2 वर्ड मिला हुआ है। 2 वर्ड से मिलकर ये बायोलॉजी बना हुआ है। एक वर्ड इसमें है बायो, एक वर्ड है बायो। अब इस बायो का मतलब क्या होता है, तो बायो का मतलब होता है लिविंग। और आप समझ सकते हैं कि लिविंग का मतलब होता है सजीव। अब सजीव किसे कहते हैं ये तो आप जानते ही होंगे, जिसमें जीवन हो, जो कुछ दैनिक क्रियाओं को करता हो,
हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी वस्तु दो टाइप का होता है, या तो वो निर्जीव होगा या फिर सजीव होगा, यानी वह लिविंग हो सकता है या फिर नॉन लिविंग हो सकता है। तो ये मैं लिविंग की बात कर रहा हूँ, जिसमें जीवन हो, जिसमें रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती हो, जिसमें डाइजेशन की प्रोसेस होती हो, जिसमें एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती हो। ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सजीवों में होती है। तो ये सजीव की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर दूसरा वर्ड देखिए, दूसरा वर्ड है लोजी। तो लोजी का अर्थ हो गया टू स्टडी, और टू स्टडी का मतलब आप समझ सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में अध्ययन करना। तो कोई भी चीज़ हो उसके बारे में हम अध्ययन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर किसके बारे में अध्ययन करना है? लिविंग के बारे में अध्ययन करना है, यानी सजीवों के बारे में अध्ययन करना है। तो इन टोटली हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थात जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हमें सजीवों का अध्ययन करना है। इसमें सजीवों का अध्ययन करना है, निर्जीवों का अध्ययन नहीं करना है। तो हम बायोलॉजी में पूर्णतः क्या पढ़ने वाले हैं? जीवित चीज़ों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अब जीवित चीज़ों की मैं बात करूं तो जीवित आपको पता है कि एनिमल्स भी हैं, और एनिमल्स की कैटेगरी में हम सब आते हैं, तो हम सब के बारे में अध्ययन, या यूँ कहें कि जीवित प्लांट भी होते हैं, प्लांट में भी जीवन होता है, तो हमें इसमें प्लांट के बारे में पढ़ना है और जानवरों के बारे में पढ़ना है, एनिमल के बारे में पढ़ना है। अब देखिए आगे, अब आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में, और किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है? आपसे पूछा जाएगा कि बायोलॉजी टर्म देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, किसने इसका नाम बायोलॉजी रखा था, किसने इसका नामकरण किया था। तो जब बायोलॉजी टर्म की बात आए तो इस टर्म को देने वाले वैज्ञानिक थे लैमार्क एंड ट्रेवेनियस। लैमार्क साहब ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे, और ट्रेवेनियस साहब ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। तो इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा बायोलॉजी शब्द दिया गया, बायोलॉजी का नामकरण किया गया। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि लैमार्क और ट्रेवेनियस कौन वैज्ञानिक थे। तो ये एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने साइंस के एक ब्रांच बायोलॉजी का नामकरण किया था। तो लैमार्क और ट्रेवेनियस को हम शॉर्ट फॉर्म में अगर कहें तो हम इसको LNT याद कर सकते हैं, LNT, लैमार्क एंड ट्रेवेनियस। ये वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसका नामकरण किया था। अब देखिए हम आगे जरा सोचते हैं कि बायोलॉजी में अब और आगे किन चीज़ों के बारे में हमको जानना है। यहां पर जो मैंने बायो का मतलब लिखवाया था सजीव, बायो का मतलब मैंने क्या लिखवाया था? सजीव। सजीव अर्थात लिविंग। तो लिविंग हम किसे कहेंगे, किसको हम लिविंग कहेंगे? जैसे मान लीजिए कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मैं सजीव हूं, मैं लिविंग कैटेगरी में आऊंगा। लेकिन ये बोर्ड जिस पर मैं पढ़ा रहा हूं ये नॉन लिविंग है, ये निर्जीव है, इसमें जीवन नहीं है। तो हमारे और इस बोर्ड के बीच में कुछ तो ऐसा डिफरेंस होगा जिस आधार पर हमने अपने आप को सजीव माना और इसको मैंने निर्जीव माना। तो क्या मिनिमम क्राइटेरिया होनी चाहिए लिविंग के बीच और नॉन लिविंग के बीच, जिसके आधार पर हम दोनों में अंतर कर सकते हैं? तो आइए जानते हैं कि लिविंग हम किसको कहेंगे, क्या उसमें प्रोसेस होगा कि वो लिविंग कहलाएगा। जैसे लिविंग के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो होना उसमें ज़रूरी है। अगर हम कहें कि इसमें ग्रोथ का प्रोसेस हो रहा है तो उसे हम लिविंग कहेंगे। ग्रोथ का मतलब क्या होता है जी? वृद्धि। अर्थात यदि वृद्धि का प्रोसेस उसमें हो रहा है तो वह लिविंग में जाएगा। निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती है लेकिन सजीवों में वृद्धि होती है। ठीक उसी प्रकार से रेस्पायरेशन की प्रोसेस
यानी श्वसन की क्रिया। जैसे हम सब सांस लेते हैं और सांस लेते समय ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसी प्रकार से मैं पेड़ पौधों की बात करूं तो पेड़ पौधे भी सांस लेने में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि पेड़ पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जी ऐसा भी करते हैं, लेकिन ये जो काम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और ऑक्सीजन का छोड़ना, ये श्वसन में नहीं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं, जिसके द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन जब श्वसन की बात आती है तो श्वसन में पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बिल्कुल मानव की तरह। तो यहां पर हम लोग के अंदर एक प्रोसेस हुआ रेस्पिरेशन का कि हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार का प्रोसेस नहीं होता है। अब देखिए, रेस्पिरेशन के अलावा हम ये कह सकते हैं कि सजीवों में डाइजेशन की प्रक्रिया भी होती है, अर्थात पाचन की प्रक्रिया होती है। कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम इंटेक करते हैं, कुछ वस्तुओं को हम लेते हैं, कुछ वस्तुओं को हम खाते हैं, तो खाने के बाद उसमें एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के माध्यम से हम उस भोजन को पचा लेते हैं, है ना। और पचाने के बाद उसको जो कुछ हमारे शरीर का यूजफुल चीज़ होता है उसको हम यूज़ कर जाते हैं, लेकिन जो बेकार चीज़ें होती हैं उसको हम शरीर से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अंदर डाइजेशन की प्रक्रिया होगी, सजीवों में डाइजेशन की प्रक्रिया होगी, लेकिन जो निर्जीव होते हैं उसमें डाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। उस तरह से यदि हम देखें तो एक और बात की हम चर्चा कर सकते हैं कि डाइजेशन के अलावा एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है, उत्सर्जन, ये उत्सर्जन की प्रक्रिया भी केवल और केवल सजीवों में होती है, निर्जीवों में यह क्रिया बिल्कुल नहीं होती है। तो यहां पर मैंने लिविंग के लिए कुछ मिनिमम क्राइटेरिया लिखा जो हर हालत में होनी जरूरी है। अब इसमें से कोई भी 2-3 प्रोसेस अगर होती हो तो उसे हम लिविंग के अंतर्गत रखेंगे, अगर ये प्रक्रियाएं नहीं होती हो तो उसको हम नॉन लिविंग के अंतर्गत रखेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बायोलॉजी में हमें जो अध्ययन करना है वो सिर्फ सजीवों के बारे में ही अध्ययन करना है। इसीलिए मैंने परिभाषा में कहा कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ केवल सजीव जगत के बारे में हमको पढ़ना है, यहाँ पर निर्जीवों के बारे में नहीं पढ़ना है। अब जरा सा आगे देखते हैं। अगर मैं बायोलॉजी के बारे में ये समझ चुका हूं कि बायोलॉजी में हमको सजीवों के बारे में अध्ययन करना है, तो आगे मैं आपसे अगर ये पूछूं कि बायोलॉजी की कुल कितनी ब्रांच होती है, कुल कितनी ब्रांच है बायोलॉजी की, तो मुझे लगता है कि आप सब अधिकांशतः यही जानते होंगे कि बायोलॉजी की 2 ब्रांच होती है, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। जैसा कि कोई पूछता है कि केमिस्ट्री की कितनी ब्रांच होती है, तो आप हमेशा कहते हो कि एक ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री। उसी प्रकार से बायोलॉजी की 2 ब्रांच है, एक ब्रांच है बॉटनी और एक ब्रांच है जूलॉजी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। बायोलॉजी की 2 ब्रांच नहीं होती है, बायोलॉजी की 55 से भी अधिक ब्रांच होती है, 55 से भी अधिक ब्रांच है। ये अलग बात है कि इन 55 ब्रांचों में से 2 ब्रांच सबसे महत्वपूर्ण है, और जो सबसे महत्वपूर्ण ब्रांच है वह है आपका बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी, तो बायोलॉजी की 55 से भी अधिक ब्रांच है, लेकिन इसका जो मेन ब्रांच है वह 2 ब्रांच है, एक है बॉटनी और एक है जूलॉजी। तो बॉटनी बोले तो वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और वनस्पति विज्ञान में हमको क्या पढ़ना है, तो हमको इसमें पढ़ना है प्लांट के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में। और मैंने पहले ही कहा कि पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। जिस तरह से एनिमल्स की कैटेगरी होती है उसी प्रकार से प्लांट की भी कैटेगरी होती है, तो प्लांट भी आपके सजीव हैं। अब जूलॉजी का मतलब क्या होता है, जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। जूलॉजी हो गया जंतु विज्ञान, और जंतु विज्ञान में हमको क्या पढ़ना है, एनिमल के बारे में पढ़ना है, एनिमल के बारे में पढ़ना है।
तो ह्यूमन जो होते हैं, जो मानव होते हैं, ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, वह इसी कैटेगरी में आते हैं, एनिमल्स में आते हैं। पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना हो तो आपको बॉटनी में आते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो हमारे दो पार्ट हैं, बॉटनी और जूलॉजी, अब इन दोनों पार्टों में देखें कि बॉटनी में हमको प्लांट का अध्ययन करना है, जूलॉजी में हमको एनिमल्स का अध्ययन करना है। अगर मैं ये कहूं कि फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी कौन कहलाते हैं, बॉटनी के पिता किसको कहा जाता है, या फिर वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहेंगे, तो वनस्पति विज्ञान के पिता कहे जाते हैं थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस वनस्पति विज्ञान के पिता कहे जाते हैं थियोफ्रेटस। और एनिमल्स वाला जो है, जूलॉजी जो है, उसके पिता कहे जाते हैं अरस्तु, जिसको हम लिखते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल। तो बॉटनी ये प्लांट के बारे में अध्ययन करना है और इसके पिता कहे जाते हैं थियोफ्रेटस। जूलॉजी जिसमें हमको एनिमल्स के बारे में अध्ययन करना है, इसके पिता कहे जाते हैं एरिस्टोटल यानी अरस्तु। अरस्तु का नाम सुने होंगे आप, अरस्तु जो सिकंदर महान के गुरु थे। और मैं अगर अरस्तु के गुरु की बात करूं तो अरस्तु के गुरु प्लेटो थे, प्लेटो के गुरु सुकरात थे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, बॉटनी के पिता थियोफ्रेटस कहे जाते हैं। कोई आपसे पूछे कि बॉटनी के पिता थियोफ्रेटस ही क्यों कहे जाते हैं, क्या वजह है कि इनको बॉटनी का पिता कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कोई ना कोई इन्होंने ऐसा कार्य किया होगा जिससे बॉटनी के क्षेत्र में काफी अधिक तरक्की हुआ होगा, प्लांट किंगडम के क्षेत्र में काफी अधिक तरक्की हुआ होगा। तो इनका कार्य क्या था, तो सबसे पहले थियोफ्रेटस साहब ने एक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम है द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, ये किसका पुस्तक है, थियोफ्रेटस का पुस्तक है। अब इस पुस्तक में इन्होंने क्या चर्चा किया है, तो इस पुस्तक में इन्होंने 500 से ज्यादा वैज्ञानिक नाम दिया था पौधों का। तो बहुत बड़ी उपलब्धि हम कहेंगे कि इन्होंने प्लांट के मोर्फोलॉजी का अध्ययन किया, प्लांट की आकारिकी का अध्ययन किया। आकारिकी का अध्ययन करते समय इन्होंने पौधों के वैज्ञानिक नाम को दिया। इस प्रकार से यहां देखिए 500 से ज्यादा पौधों को वैज्ञानिक नाम इन्होंने दिया था और इसकी चर्चा इन्होंने जिस पुस्तक में किया है वो पुस्तक है द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। तो इतना बड़ा काम करने के चलते दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए हम कहेंगे कि एक बहुत बड़ा इन्होंने काम किया। इस बेहतरीन काम के चलते ही इनको कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। अब देखिए आगे, जूलॉजी जो है जिसमें हमको एनिमल्स के बारे में अध्ययन करना है, इसके पिता कहे जाते हैं अरिस्टोटल यानी अरस्तु। तो इन्होंने भी ऐसा कुछ काम किया होगा जिसके चलते जंतु विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक तरक्की हुआ होगा। तो इन्होंने भी क्या किया, तो इन्होंने भी सबसे पहले एक पुस्तक लिखा और जो इनके पुस्तक का नाम है वह है द हिस्टोरिया ऑफ एनामेलिया। तो द हिस्टोरिया ऑफ एनामेलिया ये किसका पुस्तक है, ये एरिस्टोटल का पुस्तक है। अब सवाल उठता है कि इस पुस्तक में इन्होंने ऐसा क्या किया जिसके चलते इनको जंतु विज्ञान का पिता कहते हैं। तो इस पुस्तक में इन्होंने 500 से अधिक 500 से अधिक जंतुओं का वैज्ञानिक नाम दिया, वैज्ञानिक नाम दिया। तो देखिए बहुत बड़ा काम इन्होंने भी किया। 500 से अधिक जंतुओं का वैज्ञानिक नाम के बारे में जिस पुस्तक में इन्होंने चर्चा किया वो पुस्तक है द हिस्टोरिया ऑफ एनामेलिया। यह पुस्तक किसका लिखा हुआ है, अरस्तु का लिखा हुआ है। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, 500 से अधिक
पौधों का इन्होंने नाम दिया, वैज्ञानिक नाम, और 500 से अधिक जंतुओं का नाम अरस्तु साहब ने दिया था। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों के कार्यों में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कार्य किसका था, कि इन्होंने सबसे अधिक डिफिकल्ट काम किया, तो इन्होंने पौधों पर अध्ययन किया और इन्होंने जंतुओं पर अध्ययन किया। और अगर हम दोनों की बात करें तो पौधों से अधिक कठिन कार्य है जंतुओं पर अध्ययन करना, क्योंकि पौधों की प्रजातियां कम होती हैं लेकिन जंतुओं की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, और इतनी सारी प्रजातियों पर इन्होंने रिसर्च किया, इस पर काम किया। यही कारण था कि इन दोनों के बारे में अगर हम बात करें तो इन टोटली दोनों को लेकर, अब अगर कोई पूछे कि बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं, तो बायोलॉजी का पिता कहेंगे कौन, तो इसको भी कहेंगे हम अरस्तु साहब को। इन्हें भी कहेंगे किसको, अरस्तु को। अरस्तु को बायोलॉजी का पिता भी कहेंगे और अरस्तु को जूलॉजी का पिता भी कहेंगे, जंतु विज्ञान का ही पिता कहेंगे। तो यहां पर ध्यान देंगे कि इन्होंने बोटनी के क्षेत्र में काम किया थियोफ्रेटस साहब ने, जूलॉजी के क्षेत्र में अरस्तु साहब ने काम किया, लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट काम किसका था, अरस्तु साहब का कार्य था। इसीलिए इन टोटली अगर देखा जाए दोनों में ज्यादा महत्वपूर्ण काम अरस्तु के हैं, इसीलिए अरस्तु को बायोलॉजी का भी पिता बना दिया गया, बायोलॉजी का भी पिता बना दिया गया। तो यहां से देखिए कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए, कितने सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। मैंने पहला बात क्या बताया कि बायोलॉजी किस भाषा से लिया गया शब्द है, तो आप क्या बताएंगे, ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। अगर मैं ये कहूं कि बायोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है, तो बायोलॉजी में हमको सजीवों के बारे में पढ़ना है, जीवित वस्तुओं का अध्ययन करना है। अगर मैं ये पूछूं आपसे क्वेश्चन कि बायोलॉजी टर्म देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, बायोलॉजी टर्म को देने का काम किसने किया था, तो आप सीधे कहोगे कि बायोलॉजी का नामकरण जो है देने वाले वैज्ञानिक थे लेमार्क और ट्रेवेनियस, लेमार्क और ट्रेवेनियस। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बायोलॉजी में कितनी ब्रांचेस होती हैं, तो 55 से अधिक ब्रांच है, लेकिन इसकी मेन ब्रांच कितनी है, तो मेन ब्रांच इसका 2 है, बोटनी है और जूलॉजी है। अगर मैं ये कहूं कि फादर ऑफ बोटनी कौन कहलाते हैं, तो फादर ऑफ बोटनी कौन है, थियोफ्रेटस। अगर मैं ये कहूं फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो आप क्या कहेंगे, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु साहब है, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु साहब है। और अगर मैं दोनों की बात कर दूं कि बोटनी और जूलॉजी ये दोनों पढ़ना है हमको बायोलॉजी के अंतर्गत, तो बायोलॉजी के पिता किसे कहेंगे, तो चूंकि ज्यादा कठिन काम किसने किया था, अरस्तु साहब ने किया था, इसीलिए बायोलॉजी के पिता भी अरस्तु को ही कहा जाता है। अब देखिए आगे, और बेसिक में इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, इससे अधिक कोई इसमें क्या बता पाएगा। बायोलॉजी के अगर मैं डेमो की बात करूं कि बायोलॉजी के बारे में कुछ जानकारी हमको पहले दे दी जाए, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन अब यहां प्रश्न उठता है कि आपके कंपटीशन में बायोलॉजी का सिलेबस क्या रहेगा, क्या पढ़ना है हमको सिलेबस में, कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, यह जानना हमारे लिए जरूरी है कि बायोलॉजी का सिलेबस कैसे बनेगा। तो मैं अगर आपसे कहूं कि आपने स्कूल से ही पढ़ा होगा सेल के बारे में, आपने स्कूल से ही पढ़ा होगा सेल के बारे में कि सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो चलिए मैं यहां पर सेल लिख रहा हूं, ये सेल जिसे हम कहते हैं कोशिका, इसे हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इसको क्यों कहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। यानी ये हो गया जीवन का मूलभूत आधार, जीवन का मूलभूत आधार कोई पूछे क्या है, तो वह है आपका सेल। तो यहां पर ध्यान देंगे कि ये जैसे सेल है, मैं एक सेल के बारे में यहां पर बात कर रहा हूं कि एक सेल है। अब सेल चाहे वो प्लांट का सेल हो या एनिमल का सेल हो, इससे कोई मतलब नहीं है, जीवित सेल होना चाहिए, चाहे वो प्लांट का हो या फिर एनिमल का हो। तो ये सेल है, एक सेल है। अब देखिए सेल क्या होता है कि जब अंडा पक जाता है, जब अंडे में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जब अंडा जर्मिनेट होता है, तो अंडे के जर्मिनेट होने के बाद, उसके निषेचन होने के बाद पहला स्ट्रक्चर जो तैयार होता है उसी को हम कहते हैं सेल। अंडा के फटने पर
अंडा के निषेचित होने पर, अंडा के जर्मिनेट होने पर जो पहला स्ट्रक्चर बनेगा उसी पहले स्ट्रक्चर को हम सेल कहते हैं। जब अंडा पक जाता है, जब काफ़ी पुराना हो जाएगा तो पकेगा तो निश्चित है कि वो जर्मिनेट होगा, वो निषेचित होगा। तो निषेचित होने के बाद जो पहला स्ट्रक्चर बनेगा उस पहले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो देखिए क्या हुआ, एक सेल बना। सबसे पहले क्या हुआ जी? एक सेल बना। अब क्या होगा, ये सेल जब काफ़ी पुराना होगा तो पुराना होने के बाद ये अपने आप में डिवाइडेशन की क्रिया करेगा, ये खुद डिवाइड होगा और डिवाइड होकर सेल डिवीजन की प्रोसेस इसमें होना शुरू होगा। जब सेल डिवीजन की प्रोसेस होगा तो ये सेल क्या होगा? टूटेगा और ये टूटकर अलग सेल बनाएगा। जब इसमें सेल डिवीजन की प्रोसेस होगी, अब सेल डिवीजन की प्रोसेस क्या है? जब मैं आपको सेल डिवीजन के बारे में बताऊंगा तो यहां पर मैं उसकी चर्चा करूंगा। तो सेल डिवीजन की जब प्रोसेस होगी तो इस प्रोसेस के साथ ही यह सेल अपने आप में डिवाइड होगा और डिवाइड होकर एक से अधिक सेल का निर्माण करेगा। फिर वह सेल उसी तरह से परिपक्व होगा, फिर वह परिपक्व होने के बाद फिर वह डिवाइड होगा और इस तरह से सेल लगातार डिवाइड होते जाएंगे और लाखों करोड़ों सेल का निर्माण कर देंगे, लाखों करोड़ों सेल का निर्माण कर देंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा, जब लाखों करोड़ों सेल बन जाएंगे तो ये सेल जो है अब बाद में चलकर आपस में इकट्ठा होना शुरू होंगे। बाद में जाकर जब इकट्ठा होंगे यानी जब ये क्लम्प करेंगे तो क्लम्प करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, बहुत सारे सेल जब मिल जाएंगे तो इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं टिश्यू। इसको क्या नाम देते हैं? टिश्यू। टिश्यू अर्थात उत्तक। अब ये उत्तक बनाएगा। अब बहुत सारे उत्तक भी क्या होंगे? एक साथ क्लम्प करेंगे, एक साथ मिलेंगे। लेकिन अब ये जब उत्तक मिलेंगे तो अलग अलग टाइप के उत्तक एक जगह मिलेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए कि एक जैसे उत्तक एक जगह आकर मिले, दूसरे वाले उत्तक दूसरे जगह क्लम्प किए, तीसरे टाइप के उत्तक तीसरे जगह जाकर क्लम्प किए। तो इस प्रकार से कई सारे जब उत्तक आपस में मिलेंगे और जब ये उत्तक आपस में मिलेंगे तो ये सब उत्तक मिलकर क्या बना देंगे? ऑर्गेन बनाएंगे। ऑर्गेन बनाएंगे, ऑर्गेन यानी अंग बना देंगे। कई सारे अंग बनेंगे जैसे आँख, नाक, कान, गला, मुंह। उसी प्रकार से हम बात करें पैनक्रियाज, लिवर, ये बहुत सारी इंटरनल भी हमारे पार्ट है। तो अलग अलग अंगों का निर्माण किससे होगा? टिश्यू से होगा। तो ये ऑर्गेन बना। अब ये बहुत सारे जब अंग बन गए, आँख बन गए, कान बन गए, नाक बन गए, पेट बन गए, बहुत सारे अंग बने, तो ये सारे अंग मिलकर क्या बना देंगे? ऑर्गेन सिस्टम बना देंगे। ये सारे अंग मिलकर बनाएंगे ऑर्गेन सिस्टम। ये सारे अंग मिलकर ऑर्गेन सिस्टम बनाएंगे। ऑर्गेन सिस्टम का मतलब हो गया अंग तंत्र। तो बहुत सारे अंग तंत्र बने, जैसे कि आप सुनते होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो गया? जैसे हमारा माउथ हो गया, जैसे हमारा फूड पाइप हो गया, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंस्टाइन हो गया, लार्ज इंस्टाइन हुआ, ये सब किस में आते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा। तो ऑर्गेन सिस्टम में जैसे देखिए कि हम मान लेते हैं नोज है, नोज से क्या करते हैं? एयर लेते हैं। अब ये एयर जो है कहाँ पहुंचता है? विंड पाइप में पहुंचेगा और विंड पाइप से ये कहाँ पहुंचेगा? ये एयर पहुंचेगा लंग्स में, ये लंग्स में पहुंचेगा। तो यहाँ पर नोज, विंड पाइप, लंग्स, इन तीनों के बारे में जब हमको अध्ययन करना है तो ये तीनों किस में हम अध्ययन करेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम में अध्ययन करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अध्ययन करेंगे अर्थात श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जब हम इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे, ऑर्गेन सिस्टम के अंतर्गत रेस्पिरेटरी सिस्टम को जब पढ़ेंगे तो यहाँ अलग अलग ऑर्गेन के बारे में भी हम पढ़ लेंगे, अलग अलग ऑर्गेन के बारे में पढ़ेंगे। और बहुत सारे जब ऑर्गेन इस सिस्टम इस प्रकार से मिल जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मैस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ये सारी जब ऑर्गेन सिस्टम आपस में मिलेंगे तो ये सारे ऑर्गेन सिस्टम मिलकर क्या बना देंगे? तो हमारा बॉडी बना देंगे। ये हमारा बॉडी बना देंगे, हमारा शरीर बन जाएगा इससे। तो इन टोटली मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं
कि इस बॉडी का निर्माण कैसे हुआ, इस बॉडी का निर्माण कैसे हुआ, तो आप सीधे बताएंगे कि ये जो है सेल से ही बना। ये किससे बना? सेल से ही बना। सेल ने सबसे पहले टिश्यू बनाया, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बने, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बन गया? बॉडी बन गया। तो इस प्रकार से इस बॉडी का मूलभूत आधार कौन है, कहां से इसकी शुरुआत हुई? तो इसकी शुरुआत कहां से हुई? सेल से हुई। इसकी शुरुआत कहां से हुई? सेल से हुई। इसीलिए हम सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। सेल को हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब एक बात और सुनिए, सेल को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। तो इसको ऐसा क्यों कहते हैं? संरचनात्मक। तो संरचनात्मक इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो है अलग अलग सेलों से अलग अलग अंगों का निर्माण हुआ है। अलग अलग सेलों से अलग अलग जो है अंगों का निर्माण हुआ। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि जितने भी हाथ वाले टिश्यू थे वो सब एक जगह क्लम किए और हाथों का निर्माण किए। आँख वाले जो टिश्यू थे वो सब एक जगह क्लम किए, आँखों का निर्माण कर दिए। जो जीभ वाले टिश्यू थे वो सब एक जगह क्लम किए, जीभ का निर्माण कर दिए। यानी अलग अलग टिश्यू जिस जिस अंग का निर्माण करने वाले हैं वो सब अलग अलग जाकर अंगों का निर्माण करते हैं। अब ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आँख वाले टिश्यू के साथ जो है कान वाले टिश्यू आ जाएंगे तो आँख ही में कान हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। आँख वाले टिश्यू एक जगह जाकर आंख का निर्माण करते हैं तो कान वाले टिश्यू एक जगह इकट्ठा होकर कान का निर्माण करते हैं। तो ये शरीर का हमारा संरचना कर रहे हैं, ये हमारे शरीर के अंगों का निर्माण कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट। अब सवाल उठता है कि फंक्शनल यूनिट क्यों कहेंगे? तो मान लीजिए कि हमारी जो आंखों का निर्माण हुआ उस आंखों में देखने वाली सेल होंगी, उसमें देखने वाली सेल होगी। उसी प्रकार से मैं कहूं कि अगर कान का निर्माण हुआ तो कान में सुनने वाली सेल होगी, कान में सुनने वाली सेल होगी। अगर मैं कहूं कि जीभ का निर्माण हुआ तो जीभ में स्वाद लेने वाली सेल होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा सेल है वह स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। तो हमारे शरीर की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई भी किसको कहते हैं? तो हम इसी सेल को कहते हैं। अब देखिए, अब मैं कहूं कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, आपकी बायोलॉजी में सिलेबस में क्या आएगा, किसके बारे में पूछा जाएगा, तो बस यही तो हमको बायोलॉजी में पढ़ना है, यही हमको बायोलॉजी में पढ़ना है। ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। जैसे मैं बात कहूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, हमें मस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करना है, हमें स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, हमको नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो यही सब ऑर्गन सिस्टम आपको पढ़ने हैं। और जब ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे तो एक ऑर्गन सिस्टम को बनाने के लिए उसमें लगने वाले सब अंग होते हैं, अलग अलग ऑर्गन होता है, यानी उस ऑर्गन सिस्टम से संबंधित ऑर्गन को जब हम पढ़ेंगे तो इस प्रकार से हमारा बायोलॉजी कंप्लीट होगा। तो अगर मैं बायोलॉजी के दो पार्ट जूलॉजी और बॉटनी की बात करूं तो इन दोनों पार्टों में 80% क्वेश्चन बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं, जूलॉजी वाले सेक्शन से। बॉटनी वाले सेक्शन से सिर्फ 20% क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बायोलॉजी ज़्यादा क्रिटिकल कार्य है इस पर अध्ययन करना, और इस क्रिटिकल कार्य को करने का काम किए थे कौन? अरस्तु। अब आइए देखते हैं, हम आपसे थोड़ा सा रिकॉल लेते हैं जो मैंने पढ़ाया वो आपको कितना समझ में आया है। जैसे मैंने सबसे पहले क्या बताया कि बायोलॉजी किस भाषा से लिया गया शब्द है? ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। अगर ये मैं पूछूं कि बायोलॉजी टर्म को देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो लेमार्क और ट्रेवेनियस साहब थे। बायोलॉजी टर्म को किसने दिया? लेमार्क और ट्रेवेनियस साहब ने दिया। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि बायोलॉजी की मुख्य ब्रांच कितनी है, तो बायोलॉजी की मुख्य ब्रांच दो है, बॉटनी और जूलॉजी। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं थियोफ्रेटस को। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं किसको जी? अरस्तु को। अब मैंने आपको यह भी बताया कि इन दोनों में सबसे टफ काम किसने किया था? अरस्तु ने किया था। इसीलिए अरस्तु को बायोलॉजी का भी पिता कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमें बायोलॉजी के अंतर्गत जब सिलेबस के बारे में बात आती है तो सिलेबस में हमको क्या पढ़ना है? तो ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। हमको पढ़ना है ऑर्गन सिस्टम के बारे में। अलग अलग ऑर्गन सिस्टम को जो हम पढ़ेंगे तो उससे हमारा बायोलॉजी कंप्लीट होगा।
तो मुझे लगता है कि जो भी मैंने बात बताया है वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब अगली क्लास में किसी ना किसी हम ऑर्गेन सिस्टम की शुरुआत करेंगे और वहाँ से अपने बायोलॉजी के सिलेबस को स्टार्ट कर लेंगे। तब तक हम आपसे ये कहेंगे कि जो छात्र मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो थोड़ा सा मेरे YouTube चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर हो और जैसे ही इस आंकड़े को मैं पार करूंगा आपके साथ मैं लाइव आऊँगा, फिर आपके साथ लाइव आकर मैं लाइव चैट कर सकूँगा, लाइव आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपकी सारी समस्याएं क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।